देखिए, आज बेगूसराय के भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ उपस्थित हैं और हम सब जश्न मना रहे हैं, जिसमें श्री बाबू हैं, संजय जी हैं, कुंदन कानो जी, विनोद राम जी हैं, संजीव जी हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जो किसान मोर्चा के महामंत्री नवीन जी हैं, हम सब मनीष जी हैं, हम सब जश्न मना रहे हैं। इसका एक शब्द में यदि इस जनादेश को मैं कहूँ तो ये देश में एक मोदी लहर, मोदी सुनामी की तरह तब्दील हो गया है, जो छद्म धर्मनिरपेक्ष ताकतों को, देश को तोड़ने वाले ताकतों को और विकास को जाति संप्रदाय के नाम पर अवरुद्ध करने वाले ताकतों का सफाया कर दिया है। सर, कर्नाटक में हार के बाद कहा जा रहा था कि बीजेपी का कहीं ना कहीं बीजेपी से लोग नाराज हैं। देखिए, कर्नाटक की हार जिन तात्कालिक कारणों से हुई, भारतीय जनता पार्टी उसकी समीक्षा कर रही है। वो हमारी हार नहीं थी, एक दुर्घटना थी। भारतीय जनता पार्टी इस देश की नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस, स्वाभाविक शासकीय पार्टी बन गई है और अकेली अखिल भारतीय पार्टी है जो मणिपुर से लेकर मध्य प्रदेश तक और बिहार से लेकर बंगाल तक एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में है। हमारे पास एक विचारधारा है, राष्ट्रीय नेतृत्व है और एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनकी पूछ और पहुंच आज पूरी दुनिया में एक नेता के रूप में हो रही है। बाइडेन, पुतिन, माइक्रो, मॉरिसन जो दुनिया के बड़े नेता हैं, उनके बीच में आज नरेंद्र मोदी जी पहले स्थान पर हैं और मुझे लगता है ये भारत के 140 करोड़ जनता का सम्मान है। जिस प्रकार से 3 स्टेट में सर भारतीय जनता पार्टी का जीत हुई है, क्या लग रहा है कि 2024 में लोकसभा में एक नया कुछ मैसेज देने जा रही है? देखिए, विपक्ष हतोत्साहित ही नहीं हुआ है, अब वो ज़मीन पर रेंगने लगा है और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से मोदी लहर चल रही है, देश मोदी मय होना चाहता है, मोदी जी के साथ चलना चाहता है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 400 से अधिक सीटें लाकर भारत के तीसरी पाली शुरू करेंगे और 2025 में 1952 से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिहार एक अपवाद स्वरूप उत्तर भारत और पूर्वी भारत का राज्य है जहां हमारी सरकार नहीं बनी। 2025 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। एक ट्रेंड चला था इस चुनाव में पनौती शब्द का, वो किस रूप में? जिन्होंने पनौती कहा वो देख लें पनौती कौन है। राहुल गांधी अपनी बात दूसरों पर दे रहे थे। राहुल गांधी स्वयं कांग्रेस के लिए एक बोझ बन गए हैं। जहां भी चुनाव में जाते हैं कांग्रेस परास्त होती है और राहुल गांधी विभाजनकारी विदेशी ताकतों के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। यदि वे रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते तो संभवतः प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते। इंडिया गठबंधन की ओर से सर ईवीएम पे भी सुनने को आ रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से शायद तेलंगाना में ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई है। जहां वे जीतते हैं वहां ईवीएम ईश्वर बन जाता है, जहां हारते हैं वहां ईवीएम राक्षस बन जाता है। विपक्ष अपने चरित्र, चाल और चेहरे पर चिंतन करे, इसकी जगह की ईवीएम को और बैलेट पेपर से लड़ाई करे। पत्थर से लड़कर वो सोचते हैं हम पानी से सर पटक रहे हैं, निकल रहा सर से ब्लड, सोचते हैं उससे पसीना निकल रहा है। विपक्ष पूरी तरह से हताश है, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। जिस प्रकार के विपक्ष के नेता भारत विरोधी ताकतों से मिलकर और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ गालियां देने वालों को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है। कन्हैया कुमार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाना, उसका एक ही क्वालिफिकेशन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को भद्दे बदजुबानी के साथ गालियां देते हैं। यह दिखाता है कि देश की राजनीति को कांग्रेस कहां ले जाना चाहती है। कांग्रेस मुक्त भारत का जो यात्रा है वो पूरी होने जा रही है 2024 में। एक सवाल उठ रहा पहले है, आप जातीय राजनीति की बात कर रहे थे, क्या लगता है कि आने वाले 24 और 25 के चुनाव में बिहार में जातीय राजनीति नहीं देखने को मिलेगी? बिहार में एक ही कारक काम करेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरे देश की जनता मोदी जी के विकास के कार्य से, विकास के संकल्प से, विकास की यात्रा से अपने आप को जोड़ना चाहती है। यह देश मोदी में हुआ है, बिहार उसका अपवाद नहीं रहेगा। चंद्रगुप्त और चाणक्य की धरती अब ऐसी ताकतों के हवाले नहीं जाएगी जो ताकतें हमारे समाज को छिन्न भिन्न कर देना चाहती हैं। एक सवाल अभी उठ रहा है मध्य प्रदेश और राजस्थान में अब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर के कि शिवराज सिंह चौहान के बारे में और वसुंधरा राजे। हमारा पार्टी परिवार भी है और लोकतांत्रिक संस्था भी है।
परिवार और लोकतांत्रिक पद्धति से पार्टी निर्णय करेगी। पार्टी जिस कार्यकर्ता के लिए जो निर्णय करती है, कार्यकर्ता उसे स्वीकार करता है। एक अनुशासित, मर्यादित और संस्कारित पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक श्री बाबू और पूर्व अध्यक्ष संजय सिंह जी, संजीव जी मुखिया, मनीष जी, कुंदन कानू जी, सीताराम जी, अशोक बाबू, नवीन जी जो किसान मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री हैं, विनोद राम जी और जितेंद्र जी जो मंडल अध्यक्ष हैं, उधर दीपक जी, सभी उपस्थित हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य यह बताना है, इस देश ने सांप्रदायिक और जातिवादी, क्षेत्रवादी राजनीति को खारिज कर दिया है। जिस तरह से विकास के कार्य को रोकने के लिए और भारत की समृद्धि की यात्रा पर पूर्ण विराम लगाने के लिए जातीय जनगणना से लेकर क्षेत्रवाद का नारा दिया गया था और विदेशी ताकतों से मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश हुई, उसे चुनाव परिणाम ने खारिज ही नहीं कर दिया। यह दिखा दिया पूरे देश में मोदी लहर चल रही है और मोदी लहर तो 2019 तक चली। 2024 के चुनाव में मोदी लहर, मोदी सुनामी की तरह तमाम छद्म धर्मनिरपेक्ष ताकतों को और देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लेकर यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साफ कर देगी। दूसरा इसका पक्ष है, यह जो जनादेश है यह सकारात्मक जनादेश है, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गांव, गरीब और भारत की समृद्धि के संकल्प को एक तरह से जनादेश दिया है। इसका एक और पक्ष इस जनादेश का है कि पश्चिम में बैठे हुए सोरोस नाम के व्यक्ति ने और पश्चिम के नव साम्राज्यवादी ताकतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी थी, भारत की जनता ने उस मुहिम को नकार दिया। और अंत में मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2047 तक यानी जो अमृत काल है 25 वर्षों का, इसमें भारत को एक समृद्ध भारत यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देश जो पूरी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित राष्ट्र की तरह और हमें विकासशील देश की तरह यानी एक राजा और प्रजा की तरह देखते थे, उस पूरे खेल को उन्होंने बदल दिया है। अब भारत पहले ही 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। जिस देश ने हम पर 200 वर्षों तक राज्य किया, उस ब्रिटेन को विस्थापित करके भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प दोहराया है कि अपने तीसरे टर्म में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होगी। यह विकास का जो रथ है, वह रथ एक विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में पूरे देश में घूम रहा है। यह न सिर्फ आज बेगूसराय में 4 स्थानों पर हम गए, जिसमें बथौली है, रघुनाथपुर करारी है, बभनगामा है, ऐसे 4 स्थानों पर हम गए, जैसे साहेबपुर कमाल, बेगूसराय और बरौनी, ये 3 तरह के क्षेत्र में आए। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक उद्देश्य जनता को उनके अधिकारों से परिचित कराते हुए उनको मिल रहे केंद्र सरकार की योजनाओं को उनके तक पहुंचाना और जिन्हें नहीं मिला उन तक प्रशासन को उनके दरवाजे तक पहुंचाना। इसमें मैं 2 बात कहूँगा। पहली बार विकास जनता के दरवाजे तक पहुंच रही है और प्रशासन गरीब और गांव के दरवाजे को दस्तक दे रहा है। तीसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनप्रतिनिधियों से, केंद्रीय मंत्री से लेकर गांव के सरपंच तक से एक अपेक्षा रखी है। वो अपेक्षा कोई सिर्फ आग्रह नहीं है, वह एक कठोर अपेक्षा है कि आप नई दिल्ली, पटना, चेन्नई, कोलकाता और रांची में
आराम करने की जगह गांव गरीब गली में जाकर जनता से रूबरू हों, उनके साथ जिएं और मरें। राजनीति से कुलीनता को समाप्त करने का युग आ चुका है। इसलिए नरेंद्र मोदी युग, यह अमृतकाल मोदी युग है। और इस मोदी युग और नेहरू युग का एक अंतर मैं बेगूसराय को उदाहरण से बताता हूं। हम प्राणपुर गए थे, सोनमा प्राणपुर हॉल्ट पर। जिस वक्त गया और हॉल्ट 36 साल से उस हॉल्ट पर न शौचालय, न पानी, न शेड, न अप्रोच पथ। हम 2 दिन पहले गए। जिस वक्त मैंने बात किया डीआरएम से सैकड़ों लोगों के साथ, 2 घंटे के भीतर उनके पदाधिकारी आ गए और कल से अप्रोच पथ का काम शुरू हो गया, शौचालय का काम शुरू होने जा रहा है, लाइट लगने जा रही है। ठीक उसी प्रकार सिंघौल गए। सिंघौल लगभग 50,000 की आबादी सिंघौल पर निर्भर है। हमारे साथ मनीष जी भी थे उस दिन, कुंदन जी भी थे, विनोद जी भी थे, सब लोग थे। उस सिंघौल में रात को 9 बजे गए। 500 से 600 तक लोग थे। उनके दर्द को मैंने देखा, लेकिन बात करते ही रेल मंत्रालय से बात हुई और कल से सिंघौल पर कार्रवाई शुरू हो गई। उनके अधिकारी आए, लोगों से मिलना शुरू कर दिया। यह मोदी युग की कार्य कुशलता, कार्य संस्कृति और नेहरू जी की कार्य कुशलता, कार्य संस्कृति के बीच बुनियादी अंतर को स्थापित करता जो हमारी आंखों के सामने है। और अंत में मैं एक शब्द कहूँगा, यह मोदी सुनामी। सुनामी शब्द साधारणतः नकारात्मक होता है, लेकिन कभी कभी वो सकारात्मक होता है। यह मोदी सुनामी राजनीति के कीचड़ को, राजनीति के दलदल को और राजनीति में दशकों से पल बढ़ रहे, पुष्पित हो रहे ऐसे तत्व ताकतों और प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए है। जो तत्व ताकतें प्रवृत्ति कुलीनता के आधार पर अपने को समृद्ध कर रहे थे, जनता को गरीब बना रहे थे, जाति, पंथ, क्षेत्र, भाषा के नाम पर। आज हमारा नारा है, बेगूसराय के लिए हमारा नारा है, सम्मान के साथ समृद्धि और समरसता के साथ विकास। ना 2 संप्रदाय लड़ेगा, ना 2 जातियां एक दूसरे से झगड़ेंगी। पूरी सांप्रदायिक तनाव को समाप्त करना, बेगूसराय से किसी भी तरह के सांप्रदायिक ताकत को जगह नहीं देना, किसी तरह के जातिवादी ताकत को राजनीति में पैर नहीं रखने देना। जो लोग धन बल के आधार पर राजनीति करते हैं, उनको बेगूसराय से बाहर का रास्ता दिखा देना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, उसे पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। कौन सांप्रदायिक राजनीति कौन कर रहा है? आपको क्या लगता है कौन कर रहा है सांप्रदायिक? पिछले 7 दशकों से आपके सांसद आते हैं, वो खुलेआम एक धर्म विशेष की चर्चा करते हैं जहाँ ऑकरेंस होता है। आप किनके ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, धर्मनिरपेक्ष, बेगूसराय के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ। मैं धर्मनिरपेक्ष राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। उसका प्रमाण है कि लखमीनिया में जब दंगा हुआ तो हमने उस दंगे को शांत किया, सद्भाव पैदा किया। हम भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है, विचार परिवार की तरह है। संदर्भ के अनुसार हम प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य होता है कि समाज में सद्भाव पैदा करना। आपके ही सांसद तो खुलेआम एक धर्म विशेष की चर्चा करते हैं। देखिए, धर्म विशेष, क्या भारत में हिंदू खतरा में है? भारत में कोई भी किसी से खतरे में नहीं है। हिंदू क्या, कोई भी किसी से खतरे में नहीं। भारत में खतरे में कौन है? जो घुसपैठी हैं, जो रोहिंग्या है, जो ब्रेकिंग इंडिया ग्रुप है। भारत में तीसरा कोई खतरे में नहीं है। फिर हिंदू खतरा में बार बार क्यों कहते हैं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कभी भी ऐसा न कहा, न मोहन भागवत जी ने कहा। भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा इस बात को मानती है कि ना कोई खतरे में है, ना किसी को खतरे में रहना है। भारत के सभी नागरिकों का पंथ, धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर समान अधिकार है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम इस पर अक्षरशः उतारने जा रहे हैं। एक सवाल बीच में आपने चर्चा में कहे कि जातीय गणना को खारिज किया, जातीय गणना की मांग को अभी जो राज्यसभा में रही है, रिजल्ट आया है राज्यों में, खारिज किया। आपको लगता है कि जातीय गणना की जो मांग हो रही है राष्ट्रीय फलक पर, वो नहीं होनी चाहिए कि आप लोग उसके पक्ष में नहीं है? जातीय गणना को हथियार बनाकर राजनीति में उपयोग करना, जो जनगणना हुई उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। जनगणना अपने आप में एक निरपेक्ष चीज है। जातीय जनगणना को, धार्मिक जनगणना को
भाषाई जनगणना को जब भी हथियार बनाया जाता है तो राष्ट्र की एकता टूटती है, समाज का सद्भाव टूटता है। गणना हो समाज के हित में जातीय हो। गणना होनी चाहिए। वह पार्टी भारतीय जनता थोड़ा सवाल कर लीजिए, जातीय गणना के पक्ष में आप हैं कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, मैं एक जिले और क्षेत्र की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक मत दिया है और वह मत जब स्पष्ट रूप से आएगा तो पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी उस पर मत रखेगी। लेकिन तत्काल मैं कहना चाहता जो बीजेपी ने रखा है कि किसी भी चीज़ का उपयोग जनता को तोड़ने के लिए, सामाजिक एकता को छत बिछत करने के लिए नहीं होना चाहिए। आपके प्रधानमंत्री भी तो खुद जाति की बात करते हैं, मैं ओबीसी का बेटा हूं, तो उस समय जातिवाद नहीं होता है, जातीय चीज नहीं आती है। मैं आपने ठीक सवाल उठाया। जो लोग ओबीसी को हथियार के रूप में उपयोग करते हैं सत्तावादी राजनीति के लिए, उसको हमने जवाब दिया कि आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई महिला, सम्मानित महिला एक ट्राइबल कम्युनिटी से आती है। देश पर के सम्मानित पद पर, राष्ट्रपति के पद पर एक दलित का बेटा राष्ट्रपति बना और एक ओबीसी का बेटा, एक चाय बेचने वाला बेटा आज प्रधानमंत्री बना। आप करें तो पॉलिटिक्स नहीं, सुनिए सर, आप करें तो बेहतर है, कोई इसका बात भी करे वो राजनीति जातिवाद। मैं उसका उत्तर देता हूँ। एक होता है हथियार, एक होता है हथियार को रोकना, एक डिटरेंस होता है। पानी का जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के लिए जो इंतजाम किया जाता है तो उसी तरह से किया जाता है। ये राजनीति को पिछले 7 दशकों से, विजय जी, भारत की राजनीति को हमने क्षेत्र, जाति, धर्म के आधार पर देखा, परिणाम हमारे सामने है। आज लाभार्थी का ग्रुप, आज मैं ये विकसित भारत संकल्प यात्रा में मैंने देखा, लाभार्थी अपने आप आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें शौचालय नहीं मिला, हमें घर नहीं मिला, हमें यह नहीं मिला, हमारे ये अच्छा ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं ओबीसी के बेटा हूं, ये गलत है कि सही है? आप कह रहे हैं आदिवासी समाज की महिला ट्राइबल्स को मैंने राष्ट्रपति बनाया, आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस रूप में। ओबीसी समाज कितने मंत्री बनाया, जब आप खुद ही प्रधानमंत्री इस बात करें तो इसका क्या मतलब निकला? एक विश्व नेता को, कम से कम मैं किसी विश्व नेता को जिनकी लोकप्रियता आज बाइडेन से, पुतिन से, माइक्रोन से, मॉरिसन से सबसे अधिक है, जिसकी पूरी दुनिया में फॉलोइंग सबसे अधिक है, उनको मैं किसी भी, मैं स्वयं किसी भारतीय को अपने उस विश्व नेता को संकीर्णता के घेरे में नहीं रखना चाहिए। उनकी जो सामाजिक पहचान है वो दुनिया के सामने है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र पुरुष के रूप में इस चुनाव ने दिखा दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में एक राष्ट्र पुरुष के रूप में उभर कर आए हैं, जिनमें लोगों की आस्था है। और जब आस्था जल्दी टूटती नहीं है, और आस्था को प्रधानमंत्री जी संस्कृति की समृद्धि कर रहे हैं। भगवान राम के मंदिर का निर्माण और उसका उद्घाटन दिखाता है कि हमने बाबर की उस संस्कृति को विदा कर दिया, यानी विदेश के हमलेवार की संस्कृति को विदा कर दिया। जो काशी विश्वनाथ में मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार हुआ, वो बताया कि भारत की संस्कृति में अपराध बोध नहीं है। तीसरा, सिर्फ मंदिरों का नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अरब देशों में जाकर, बहरीन में जाकर जिस प्रकार का संकल्प दोहराया, आज पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक प्रतिमान के रूप में उभरे हैं। मैं उसी प्रतिमान के आधार पर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में 400 सीटें लाकर जीतेंगे। 2025 में भारतीय जनता पार्टी पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त और चाणक्य के स्थान पर पहली बार 1952 से चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमारा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। सर, क्या लगता है कि बिहार सरकार के द्वारा जो जाति जनगणना को लेकर जो छेड़ा गया, ये मतलब माना जाए कि पूरे देश में इसको नकार दिया गया है और सिर्फ 2 ही जाति माना गया, एक अमीर और गरीब, इस पर आप क्या बताते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जो लगातार हाशिए के लोगों के लिए काम किया, जिसको मार्क्सवादी सर्वहारा कहते हैं, उनके लिए काम करने के कारण एक लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग पैदा हुआ, जिसमें जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का कोई संकीर्णता का स्थान नहीं है। जिस महिला को एक शौचालय मिल रहा है जो सम्मान का घर है, इज्जत का घर है। मैं उस घटना को बार बार दोहराता हूं कि मनसेरपुर में जब मेरी मां की आयु 30-32 साल थी, मेरी आयु 4-5 साल की थी, मुझे वह घटना याद है जब मेरी मां को उनकी सहेली ने आकर कहा, मेरी मां गोईठा से चूल्हा जला रही थी, धुआं से घर भरा हुआ था, तब हमारे पास गैस का कोई कनेक्शन नहीं था। जब उस महिला, मेरी मां की सखी ने कहा कि किसी का नाम लेकर, जो नाम मुझे याद नहीं है, कि जब वो महिला, हमें डोभा कहते हैं गांव के गड्ढों को, डोभा में शौच के लिए गई तो किसी व्यक्ति का नाम बताया, उसने टॉर्च जलाया
यह घटना मेरे स्मृति पटल में तब उभर कर फिर आई जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने शौचालय दिया और लोगों ने मुझसे पूछा शौचालय देकर उन्होंने क्या बड़ा काम कर दिया। मैं यह बड़ा काम करता हूँ। शौचालय सिर्फ सुविधा नहीं है, किसी महिला से जाकर पूछिए जब बाहर जाकर शौच जाती है। इसलिए नरेंद्र मोदी सिर्फ राजनीतिक पुरुष ही नहीं है, वे सामाजिक क्रांति के जन्मदाता है भारत में। तेलंगाना फिर मोदी मैजिक नहीं चला, इसके बारे में कुछ कहेंगे? आप ठीक बोल। दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को, चाहे केरल हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, अपने बलबूते पर हम बढ़ा रहे हैं। हमारा समर्थन आधार बढ़ रहा है, लेकिन वो मत में परिवर्तित नहीं हो रहा है। 1 से 11 हुआ है। हाँ, मत में परिवर्तित नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि 2024 के चुनाव में केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना तीनों वंचित राज्य हैं, वे मुख्यधारा, राजनीतिक मुख्यधारा के हिस्से बन जाएंगे। मैं बता दूं, जैसे ही सुबह हुआ और सूर्य की प्रकाश धरती पे पड़ना शुरू हुआ, वैसे तमाम लोग जो है अपने टीवी को खोलकर चिपक गए, क्योंकि 3 स्टेट का रिजल्ट देखना था, जिसमें 4 स्टेट का रिजल्ट देखने के लिए टीवी के आगे चिपक पड़े थे। मैं बता दूं 3 स्टेट जीता, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तेलंगाना में थोड़ी सी पीछे रह गई बीजेपी, लेकिन रिजल्ट को देखकर तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर एक खुशी का लहर को देखने को मिला। तो अभी फिलहाल मैं प्रोफेसर राकेश सिन्हा जो कि राज्यसभा सांसद थे, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे। यहाँ पे तमाम बड़े भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े पदाधिकारी या नेतागण थे, तमाम यहाँ पे आए हुए थे। एक दूसरे को गुलाल और मिठाई खिला के खुशियों का इजहार किया, और मैं उनसे डायरेक्ट जुड़ने का भी कोशिश किया कि क्यों तेलंगाना में हार बीजेपी को झेलना पड़ा और 3 स्टेट में जीत के ऊपर क्या बोले। तमाम मैं राजनेता से बात करने का कोशिश किया। अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें और अपना आशीर्वाद बनाएं। धन्यवाद।